once again welcome my students on my YouTube channel Everything is Relative। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक सर्कुलर वायर या सर्कुलर रिंग की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताई थी कि एक सर्कुलर वायर या सर्कुलर रिंग की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। आ रही बात समझ में? तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सपोज करो कोई भी एक सर्कुलर वायर है या सर्कुलर आर्क है, मान लो ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। ये कैसा है आपका? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है और मान लो इसकी चार्ज डेंसिटी जो है वो लैम्बडा कूलम्ब पर मीटर है और इसकी रेडियस मान लो r है और ये मान लो सेंटर पॉइंट O है और ये सेंटर पे मान लो एल्फा एंगल बना रहा है। आ रही बात समझ में कि एक सर्कुलर आर्क है जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, इसकी रेडियस r है और ये मान लो सेंटर पे एल्फा एंगल बना रहा है। तो इसकी वजह से सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मैंने निकाल के बताया था वो आया था 2k लैम्बडा अपॉन r sin अल्फा बाई 2। आ रही बात समझ में? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड केवल तभी वैलिड था जब आपका जो सर्कुलर वायर या जो सर्कुलर रिंग है वो आपकी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हो। आ रही बात समझ में? अगर इसमें चार्ज जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, यानी कहीं तो चार्ज ज्यादा हो कहीं चार्ज कम हो, तब सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ये नहीं आएगा। ये तभी आएगा जब सब जगह बराबर बराबर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूँ? फिर हमने इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन भी किए थे कि अगर ये वायर जो है पूरा कंप्लीट वायर हो तो कितना आएगा। तो अगर ये वायर पूरा कंप्लीट हो, मतलब यानी पूरा सर्कल बना रहा हो, तो अल्फा की जो वैल्यू होगी वो 2 पाई हो जाएगी। तो जब आप यहाँ पे अल्फा की जगह 2 पाई करोगे तो ई जो आएगा वो 0 आएगा। यानी अगर एक पूरा कंप्लीट सर्कुलर वायर हो या कंप्लीट सर्कुलर एक रिंग हो जिस पर यूनिफॉर्मली चार्ज दिया गया हो, तो उस कंप्लीट रिंग की वजह से या कंप्लीट वायर की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो कितना आएगा? 0 आएगा। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। फिर मैंने बताया था कि अगर ये रिंग जो है वो सेमी सर्कुलर हो, अगर ये सेमी सर्कुलर है तो अल्फा की वैल्यू पाई हो जाएगी। फिर हमने क्वार्टर लेके देखा था, फिर 3/4 लेके देखा था और फिर हमने और भी कई सारे क्वेश्चन किए थे इसके ऊपर, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो वो आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, ठीक है। फिर मैंने आपको लास्ट में क्वेश्चन दिया था करने के लिए लास्ट वीडियो में, और मैंने आपको कहा था कि उसका सॉल्यूशन जो है मैं आपको वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आ रही बात समझ में? तो आई होप कि आपने उसको सॉल्व किया होगा। तो अभी देखिएगा कि आपका आंसर वो सही है कि गलत है, ठीक है। तो अगर आपका आंसर सही हो तो आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं कि आपका आंसर सही था कि गलत था। तो देखो, पहले तो मैं आपको बताता हूँ वो लास्ट क्वेश्चन था क्या जो मैंने आपको पिछले वीडियो में लास्ट में दिया था, फिर मैं आपको उसका सोल्यूशन बताता हूँ। तो देखो, लास्ट में जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था वो क्या था, देखो। तो पिछले वीडियो में जो लास्ट में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था वो ये था कि एक सेमी सर्कुलर वायर था आपका, ठीक है। सेमी सर्कुलर वायर था जो कि पॉजिटिवली चार्ज था, बट नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। मतलब इसमें चार्ज जो था वो यूनिफॉर्म नहीं था, इसमें जो चार्ज था वो आपका नॉन यूनिफॉर्म था। आ रही बात समझ में? और जो चार्ज डेंसिटी आपको दे रखी थी वो दे रखी थी लैम्बडा इक्वल्स टू a cos थीटा। यहाँ पे जो a था वो तो कांस्टेंट था और थीटा जो था वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल था। मतलब जैसे मुझे इस पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी चेक करनी है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो चार्ज डेंसिटी होगी वो होगी a cos थीटा, जो थीटा जो है वो यहाँ से एंगल है। मतलब जैसे जैसे मैं इस रिंग पे ऊपर जाता जा रहा हूँ, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होती जा रही है? चेंज होती जा रही है। थीटा की वैल्यू चेंज होती जा रही है तो यानी चार्ज डेंसिटी चेंज होती जा रही है, यानी लैम्बडा की वैल्यू चेंज होती जा रही है। मतलब जैसे जैसे मैं इसके ऊपर ऊपर मूव कर रहा हूँ वैसे वैसे लैम्बडा चेंज हो रहा है, यानी वैसे वैसे इसके ऊपर चार्ज की डेंसिटी क्या होती जा रही है? चेंज होती जा रही है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है वो आपका नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का है। यहाँ पे चार्ज कांस्टेंट नहीं है सब जगह, यहाँ पे चार्ज जो है उसकी वैल्यू क्या हो रही है? कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। तो यहाँ पे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्ट उस फॉर्मूले से नहीं निकाल सकता जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, यानी कि 2k लैम्बडा अपॉन r sin अल्फा बाय 2। इस फॉर्मूले से अपन डायरेक्ट यहाँ पे आंसर नहीं निकाल सकते। तो फिर बात आती है फिर अपन सोल्व कैसे करेंगे? तो दूसरा तरीका यही है कि अगर आपका वो वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? तो सबसे पहले एक छोटा सा स्मॉल सेगमेंट कंसीडर करना पड़ेगा। उस स्मॉल सेगमेंट की वजह से इस सेंटर पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना पड़ेगा और फिर उसके लिए पूरा क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले एक काम करता हूँ, थीटा एंगल पे जाने के बाद डी थीटा एंगल का एक छोटा सा स्मॉल सेगमेंट काट लेता हूँ। वो जो स्मॉल सेगमेंट है वो मान लो यहाँ से यहाँ तक। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ? तो सबसे पहले मैंने क्या किया, थीटा एंगल पे जाने के बाद डी थीटा एंगल का एक छोटा सा स्मॉल सेगमेंट काट लिया और इस स्मॉल सेगमेंट पे चार्ज मान लिया डी क्यू है। और इस छोटे से स्मॉल सेगमेंट की लेंथ कितनी होगी? मतलब ये जो आर्क मैंने यहाँ पे कट किया है ये आर्क कितनी लेंथ का है? तो आर्क इक्वल टू होता है रेडियस इनटू एंगल। इसकी रेडियस जो है वो r है, एंगल जो यहाँ पे बना है वो कितना बना है? डी थीटा। तो इसकी आर्क की जो लेंथ होगी वो हो जाएगी आर डी थीटा। तो ये आर डी थीटा क्या है? आर डी थीटा वो स्मॉल सेगमेंट जो मैंने कंसीडर किया है उसकी लेंथ है, और डी क्यू क्या है?
वो जो स्मॉल सेगमेंट मैंने कंसिडर किया है उस स्मॉल सेगमेंट पे चार्ज है डी क्यू। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूँ? तो सबसे पहले तो अपन एक बार डी क्यू की वैल्यू लिख देते हैं, डी क्यू कितना आएगा। तो डी क्यू इक्वल टू कितना होगा, अब लैम्बडा दे रखा है ए कॉस थीटा, लैम्बडा थीटा एंगल पे, ये जो मैंने स्मॉल सेगमेंट काटा है वो कहां पे काटा है, यहाँ पे पॉजिटिव एक्सिस से थीटा एंगल पे काटा है। तो थीटा एंगल पे जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, ए कॉस थीटा। चार्ज डेंसिटी लैम्बडा जो होता है वो क्या होता है, लैम्बडा होता है यूनिट लेंथ पे चार्ज। तो थीटा एंगल पे यूनिट लेंथ पे चार्ज जो वो है ए कॉस थीटा। तो मेरा जो लेंथ है वो कितना है, आर दी थीटा। तो आर दी थीटा लेंथ पे जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा लैम्बडा आर दी थीटा। और लैम्बडा की वैल्यू कितनी है, ए कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा ए आर कॉस थीटा डी थीटा। तो ये मैंने डी क्यू क्या निकाल लिया, ये डी क्यू मेरा जो है वो जो छोटा सा सेगमेंट मैंने काटा है उसके ऊपर चार्ज है। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ? अब इस छोटे से सेगमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कहाँ आएगा, उसको चेक करने के लिए पहले मुझे यहाँ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मानना पड़ेगा। इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये चार्ज पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो उसको रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी डीई, वो कुछ इस तरफ आएगी। आगे बात समझ में? तो ये डीई की डायरेक्शन होगी। अब इस डीई के दो कंपोनेंट आएंगे, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो डीई का जो ये वाला कंपोनेंट आएगा वो तो आएगा डीई कॉस थीटा, और जो नीचे जो कंपोनेंट आएगा ये आएगा डीई साइन थीटा। आ रही बात समझ में? तो डीई क्या है, डीई इस स्मॉल सेगमेंट की वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो आएगा डीई कॉस थीटा और एक आएगा डीई साइन थीटा। ये कंपोनेंट जो आया वो आया वाई एक्सिस के लॉन्ग, और ये वाला जो कंपोनेंट है वो है एक्स एक्सिस के लॉन्ग। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? अगर यहाँ पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता, अगर सब जगह चार्ज बराबर बराबर होता, तो आपका ये वाला जो कंपोनेंट है ये तो आपका नेट बना के जीरो हो जाता। ये सब चीजें मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ना कि अगर चार्ज सब जगह बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो तो जब आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस डायरेक्शन में ही आएगा, यानी वाई डायरेक्शन में ही आएगा। इस डायरेक्शन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो आपका क्या हो गया था, जीरो हो गया था। कैसे हो गया था वो मैं आपको सब कुछ लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, वहां पे आप जाके देख भी सकते हो। बट यहाँ पे ये जो आपका इस एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट आया है डी cos थीटा, यहाँ पे इसकी वैल्यू जीरो नहीं होने वाली। क्यों नहीं आने वाली वो चेक कर लेंगे अभी, आ रही बात समझ में? बट लास्ट वीडियो में ये वाला जो कंपोनेंट था आपका वो जीरो हो गया था, सिर्फ ये वाला कंपोनेंट ही हमारे पास बचा था, वो आप मेरे लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हो। चलो खैर वो सब छोड़ो, हमको तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में इस ओ पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके दो कंपोनेंट आ गए, एक तो वाई एक्सिस के अलोंग और एक आ गया एक्स एक्सिस के अलोंग। तो पहले तो मैं ये चेक कर लेता हूँ कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस वाई एक्सिस के अलोंग वो कितना आएगा। आ रही बात समझ में? तो पहले मैं निकाल लेता हूँ ई नेट अलोंग द वाई एक्सिस। वो कैसे निकालूंगा, छोटे से सेगमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वाई डायरेक्शन में वो कितना आ रहा है, डीई साइन थीटा। तो पूरी रिंग की वजह से अगर मुझे निकालना है वाई एक्सिस के अलोंग कितना आ रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ई नेट जो आएगा वाई एक्सिस के अलोंग उसको मैं ई वाई नाम दे देता हूँ, वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीई साइन थीटा, और लिमिट लग जाएगी 0 to पाई, क्योंकि ये रिंग कहां से कहां तक जा रही है 0 to पाई, यानी एंगल जो है वो कहां से कहां तक मूव करेगा 0 to पाई। तो वाई एक्सिस के अलोंग जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा वो बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ डीई साइन थीटा, लिमिट लग जाएगी 0 to पाई। अब बात आती है डीई की वैल्यू कितनी होगी, तो डीई की वैल्यू कितनी होगी, देखो डीई बेसिकली क्या है, डीई इस स्मॉल सेगमेंट की वजह से इस ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे जो क्यू है वो डी क्यू है, तो जो डीई की वैल्यू होगी वो होगी के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनटू साइन थीटा। तो ई वाई जो आएगा वो कितना आएगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई के डी क्यू। डी क्यू कितना है मेरे पास, ए आर कॉस थीटा डी थीटा, यानी ए आर कॉस थीटा डी थीटा को मैं बाद में लिख दूंगा, पहले साइन लिख देता हूँ, साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो एक आर से तो एक आर कैंसिल हो गया। ये क्या किया है समझ में आया, मैंने सिंपल डी क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट की है और कुछ नहीं किया। तो ई वाई कितना हो जाएगा, देखो ई वाई हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to पाई, ये जो कांस्टेंट है वो क्या कांस्टेंट है, के ए अपॉन आर। एक काम करो पहले के ए अपॉन आर को बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to पाई साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। आ रही बात समझ में? वैसे तो ये इंटीग्रेशन फिजिक्स में कई जगह आता है, 11th में भी आपने हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में देखा हो, ग्रेविटेशन वगैरह में ये इंटीग्रेशन कई जगह आता है। मैथ्स के अगर आप स्टूडेंट्स हो तो मैथ्स वालों को डायरेक्ट पता होगा शायद से ये कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा 0 to पाई जो होता है वो आपका जीरो होता है, यानी इस इंटीग्रेशन की जो नेट वैल्यू होती है वो कितनी होती है, जीरो होती है। अगर आपको नहीं पता तो मैं पूरा सोल्व कर देता हूँ। चलो एक काम करता हूँ, पहले इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, वो कई बच्चों को हो सकता है क्लिक कर गया हो, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2, और एक 2 जो ले रहा हूँ मैं वो यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा।
ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से ये एक फॉर्मूला बन गया, ये बन गया 2 sin थीटा cos थीटा जो होता है वो होता है sin 2 थीटा। तो ये ई वाई जो हो गया वो कितना हो गया, के ए अपॉन 2r इंटीग्रेशन 0 टू पाई sin 2 थीटा डी थीटा। आ रही बात समझ में? अब sin 2 थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा, sin 2 थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस का cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos थीटा। तो sin 2 थीटा का कितना हो जाएगा, माइनस का cos 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का अलग से होगा वो होगा अपॉन में 2 बोला जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये सब इंटीग्रेशन आपने 11th क्लास में देखे होंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे जो ई वाई आएगा मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ बचा हुआ। तो ई वाई जो आएगा वो कितना आएगा, देखो के ए अपॉन 2r तो एज इट इज, sin 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 लिमिट 0 टू पाई। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ? अब यहाँ पे जब आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा के सोल्व करोगे, आप लिमिट डालने का काम आपका है भाई। जैसे ही आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा के सोल्व करोगे तो यहाँ पे जो ई वाई की जो वैल्यू आपके पास आने वाली है वो कितनी आने वाली है, वो आपकी वैल्यू आने वाली है 0। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ? जैसे आप यहाँ पे लिमिट डालोगे, लिमिट डाल के जब इसको सोल्व करोगे तो ई वाई की जो वैल्यू आपके यहाँ पे आने वाली है वो कितने आने वाली है आपके पास, 0। यानी वाई डायरेक्शन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचा वो कितना बचा मेरे पास, 0। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ? तो मतलब इस पूरी रिंग की वजह से वाई डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आने वाला है आपके पास, वो 0 आने वाला है। अब हमको चेक करना है कि इस डायरेक्शन में कितना आ रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग कितना आ रहा है। क्लियर हो गया सबको अच्छे से? तो पहले आप वीडियो को पॉज क्लिक करके इतना नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि एक्स एक्सिस के अलोंग कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है सबको अच्छे से? तो आई होप कि आपने वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लिया होगा। मैं आगे मूव कर रहा हूँ, तो देखो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, जो मेरे पास वाई डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो तो कितना आ चुका है मेरे पास, वो 0 आ चुका है। अब हम चेक करते हैं कि एक्स डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। तो वो कैसे निकालूंगा, तो ई एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ई एक्स इक्वल टू जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा, लिमिट वही 0 टू पाई। तो ई एक्स इक्वल टू 0 टू पाई डी की जगह जाएगा के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो ई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई के डी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए आर कॉस थीटा डी थीटा। तो ए आर कॉस थीटा और ए कॉस थीटा पहले से ही है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया। तो ई एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, के ए अपॉन आर तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 टू पाई cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। आ रही बात समझ में? अब ये जो cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करते हैं ये अपन कैसे करते हैं, वैसे तो हो सकता है आपको डायरेक्ट ही पता हो क्योंकि cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन ये हमारे फिजिक्स में बहुत जगह आता है। जैसे आप अल्टरनेटिंग करंट पढ़ोगे 12th में आगे जाके तो वहां पे भी ऐसे इंटीग्रेशन बहुत बार आने वाले हैं। ऐसे इंटीग्रेशन 11th में भी कई जगह आए होंगे और ऐसा इंटीग्रेशन हमारा यहाँ पे देखो cos इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी आ गया। तो इंटीग्रेशन जो cos स्क्वायर थीटा होता है वो हमेशा थीटा बाई 2 होता है। मतलब इसका पूरे का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, थीटा बाई 2 होता है। साइन स्क्वायर थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो भी थीटा बाई 2 होता है। अगर आपको याद रहे तो याद ही रख लो क्योंकि ये बहुत जगह आता है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करना हो तो वो थीटा बाई 2 आएगा, cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करना हो तो वो भी थीटा बाई 2 ही आएगा। अगर आपको चेक करना हो तो मैं आपको बता भी देता हूँ कैसे करते हैं। cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता। cos स्क्वायर थीटा को सोल्व करने के लिए हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमको cos 2 थीटा का फॉर्मूला पता है। cos 2 थीटा को होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। आ रही बात समझ में? तो यहां से जब आप cos स्क्वायर थीटा निकालोगे तो cos स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी cos 2 थीटा प्लस 1/2। बात समझ में आ रही है कहना चाह रहा हूं? तो कभी भी cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता। cos स्क्वायर थीटा को या sin स्क्वायर थीटा को cos 2 थीटा में कन्वर्ट करना होता है। यहाँ पे मेरा cos स्क्वायर थीटा आया है तो cos स्क्वायर थीटा को जब आप cos 2 थीटा के फॉर्म में लिखोगे तो cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा cos 2 थीटा प्लस 1 बाई ओवरऑल 2। आ रही बात समझ में? तो ये वाली वैल्यू जो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ तो देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ई एक्स इक्वल्स टू के ए अपॉन आर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, ये हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस 1/2 इंटू डी थीटा। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूँ? ये मैंने cos स्क्वायर थीटा को cos 2 थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो सोल्व करो, उसको कैसे करेंगे, देखो ई एक्स इक्वल्स टू इस 2 को तो एक बार मैं बाहर ले लेता हूँ, के ए अपॉन 2 आर। अब इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई cos 2 थीटा प्लस 1 डी थीटा। आगे बात समझ में क्या कर रहा हूं, जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो देखो क्या हो जाएगा। मैं इसको आगे सोल्व करता हूं यहाँ पे,
ई एक्स इक्वल्स टू के ए अपॉन टू आर, तो ऐसे कैसे आ ही गया। अब देखो cos थीटा का इंडिकेशन होता है sin थीटा, तो cos 2 थीटा का इंडिकेशन क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा का इंडिकेशन हो जाएगा sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 का इंडिकेशन जो होगा डी थीटा के रेस्पेक्ट में वो हो जाएगा थीटा, लिमिट लग जाएगी 0 टू पाई। आ रही बात समझ में, ये मैंने कुछ भी नहीं किया है, cos 2 थीटा का इंडिकेशन हो जाएगा sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 और 1 का जो इंडिकेशन हो जाएगा वो हो जाएगा थीटा। इंटीग्रेशन तो आपको करना आना चाहिए भाई, ये सब 11th में हमने पढ़ा होगा। तो ex इक्वल्स टू देखो, अब जब यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा के जब आप सॉल्व करोगे, मतलब यहाँ पे जब थीटा की जगह पहले अपर लिमिट डालोगे, फिर माइनस थीटा की जगह जब आप लोअर लिमिट डालोगे, और जब इस पूरे को आप सॉल्व करोगे, तो पूरे को सॉल्व करने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी फाइनल, वो आएगी के ए अपॉन 2r इंटू पाई। आ रही बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आपके पास वो कितना आने वाला है, वो आने वाला है के ए पाई अपॉन 2r। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो देखो यहाँ पे जो y डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो तो 0 आया है, और x डायरेक्शन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो कितना आया है 2a पाई अपॉन 2r। तो y डायरेक्शन में नेट 0 है इलेक्ट्रिक फील्ड, x डायरेक्शन में जो बचा है वो इतना बचा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यही हो जाएगा। क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं लिखता तो क्या लिखता, अंडर रूट ई एक्स वाली ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। बात समझ में आ रही भाई, हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट लिए हैं, ये जो डीई था वो क्या था, छोटा से स्मॉल सेगमेंट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, तो उसके हमने दो कंपोनेंट ले लिए, एक तो एक्स में और एक वाई में। तो वाई कंपोनेंट तो आपका क्या आ गया, नेट 0 आ गया, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बचा वो सिर्फ कहाँ पे बचा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के लॉन्ग बचा वही मेरा क्या बन जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। तो इस पर्टिकुलर केस में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा के ए पाई अपॉन 2r। ये मेरा फाइनल आंसर होगा। और डायरेक्शन क्या होगी, हमारा जो आंसर आया है पॉजिटिव आया है, और डायरेक्शन जो हमने हमारे पास आई थी यहाँ पे, कहाँ पे आई थी, इस डायरेक्शन में आई थी, तो उसका मतलब ये जो आंसर आएगा वो आपको किस में आ जाएगा, माइनस का आई के। बात समझ में आई क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये मेरा फाइनल आंसर है के ए पाई अपॉन 2r, ये मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सिर्फ एडवांस के लिए था क्वेश्चन, ये मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ। ऐसा कोई क्वेश्चन मेंस में आने के चांसेस बहुत कम है, मैं ये नहीं कहता कि मेंस में नहीं आएगा, बट आने के चांसेस 1-2% ही है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सिर्फ एडवांस में पूछा जाएगा, और नीट में तो खैर आने वाले नहीं है, क्योंकि काफी टाइम कंज्यूम करेगा आपका ये क्वेश्चन, क्योंकि प्रॉपर आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और नीट में कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं आता, तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा नीट में तो नहीं आएगा, मेंस में आने के चांसेस भी बहुत कम है, बट एडवांस में आने के चांसेस के अच्छे खासे हैं। तो एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको देख रहे हो तो एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा क्वेश्चन था, और इसका आंसर जो है के ए पाई अपॉन 2r। चलो ठीक है, तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन का आंसर था जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में करने के लिए दिया था, मैंने इसको पूरा सोल्व कर दिया है, और आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा ये क्वेश्चन। अगर किसी का ये आंसर सही निकला हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं आगे चलता हूँ, देखते हैं आगे। तो अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, अभी तक जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड चेक कर रहे थे सर्कुलर वायर की वजह से या सर्कुलर रिंग की वजह से, वो हम सेंटर पे चेक कर रहे थे। अब मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ एक रिंग की वजह से या एक सर्कुलर वायर की वजह से उसकी एक्सिस पे। आ रही बात समझ में। तो मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर वायर और सर्कुलर रिंग ऑन इट्स एक्सिस, मतलब एक रिंग और एक सर्कुलर वायर की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा।